हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आपके पेपर 1 के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं। एमपीसी 001 का पेपर चल रहा है, फोर्थ ब्लॉक के लास्ट यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट पर हम आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूनिट है वो काफी लंबी है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। अगेन मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो ब्लॉक है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो इस पूरे यूनिट को हम टोटल 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको क्विकली दिखा दूं तो आप देखेंगे कि बहुत ही सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिन्हें एक वीडियो में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पिछले यूनिट को हमने पूरे एक वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन ये नहीं हो पाएगी चाहने के बाद भी। लगभग 13 टॉपिक्स हमारे हैं जिसमें हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। वीडियोस की लेंथ हम थोड़ा थोड़ा लिमिटेड रखेंगे क्योंकि हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, एक्सप्लेनेशन भी काफी हो जाएगा। बिना किसी डिले के आज का वीडियो हम बिगिन करेंगे। आप 40th वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो है आपके सामने वो 40th वीडियो है और एक्चुअल कंटेंट जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटर जार प्रॉब्लम आज हम पढ़ेंगे ल्यूचिन्स की, जिसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, आज भी आपको समझने में और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे भी एक टर्मिनोलॉजी जो है वो हमसे काफी ज्यादा फेमिलियर है, हम उससे काफी ज्यादा फेमिलियर है ये कहना बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर बेस्ड क्या अप्रोचेज हैं, क्या थ्योरीज हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ी सी साइकोलॉजी के सेंस से हमें टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं। आज का जो पहला मेथड है वो है आइंस्टेलिंग, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड होता है। आइंस्टेलिंग क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक टर्म है जो कि गेस्टॉल्ट्स ने डिस्क्राइब की थी, और इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बात आगे की बात हम बाद में करेंगे। आइंस्टेलिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन एक माइंडसेट बना लेता है, हम सभी लोग किसी सिचुएशन के बारे में एक माइंडसेट बना लेते हैं, तो उस माइंडसेट के हिसाब से एक पैटर्न पर हमेशा चलते हैं। इस चीज को आइंस्टीलिंग कहा जाता है साइकोलॉजी में। बड़े सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। लेकिन इन्होंने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो कि स्पेशली ल्यूचिन्स का एक्सपेरिमेंट आता है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वाटर जार प्रॉब्लम उसे हम कहते हैं। एग्जामिनेशन में एज ऑफ नाउ तो वाटर जार प्रॉब्लम पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आज मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगी आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे और एटलीस्ट आपको पता भी होनी चाहिए। तो आइंस्टीलिंग को पहले समझते हैं कि जब हम वर्दीमर के लेबोरेटरी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं, we noted that sometimes previous experience can blind a person to simple solution। कई बार हम एक जनरल फॉर्मेट अपने माइंड में बना लेते हैं, तो उसके ही हिसाब से चलना चाहते हैं और कोई नया सोल्यूशन, कोई पॉसिबल इजी सोल्यूशन उसके बारे में नहीं सोचते। इसी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में आइंस्टीलिंग का नाम दिया जाता है। लेकिन इसके लिए ल्यूचिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने आइंस्टीलिंग इफेक्ट्स दिखाए थे कि कैसे आइंस्टीलिंग इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं वाटर जार प्रॉब्लम की हेल्प से। उन्होंने इस चीज को वेरीफाई किया था। जो अब तक हम आइंस्टीलिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि लोग जो एक फिक्स माइंडसेट बना लेते हैं, उस माइंडसेट के हिसाब से ही चलते हैं और किसी नई चीज को डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करते या इजियर लेवल पर जाने की कोशिश नहीं करते। अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफिकल्ट ही लेकर चल रहे हैं तो वो डिफिकल्ट ही करेंगे। ऐसा कब होता है, मैं आपको पहले एक जनरल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, फिर वाटर जार प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। क्लास में मैंने बहुत नोटिस किया है ऐसा कि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के क्लास में, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स टीचर भी हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास में बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें फॉर्मूला पता है तो उसका अगर कोई दूसरा मेथड भी पॉसिबल है जो इजी है, इजी फॉर्मूले से कर सकते हैं या कोई डिफरेंट तरीका भी कर सकते हैं, तो वो बच्चे नहीं करना चाहते। इसके पीछे एक दूसरा रीजन होता है, क्योंकि बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जो वेराइटी ऑफ सोल्यूशंस को सोच नहीं पाते। तो वो ये सोचते हैं कि एक चीज को रट लो, फिक्स कर लो माइंड में, तो बस इसी से कर डालो, एटलीस्ट हमें ये पता है कि इससे करके आंसर तो सही आएगा, कहीं दूसरे से आंसर वेरी कर गया फिर हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे। तो वो तो बच्चों के अंदर का फियर होता है, जिसकी वजह से वो नया कोई सोल्यूशन ट्राई नहीं करना चाहते, नया मेथड ट्राई नहीं करना चाहते। लेकिन इसी टेंडेंसी को, जो मैं मैथमेटिकल का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसी टेंडेंसी को जनरल भी लोगों के अंदर देखा जाता है, जिसको आइंस्टीलिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अब इसमें हुआ क्या था, अब हम समझेंगे कि ल्यूचिन्स का वाटर जार प्रॉब्लम क्या था। इसमें इन्होंने, ये आपके सामने एक आपको ग्राफ नजर आ रहा है, पिक्चर नजर आ रही है, बेसिकली इसमें एबीसी जार साइजेस दिए हुए हैं, मतलब ये ए की कैपेसिटी है, ये बी की कैपेसिटी है, ये सी की कैपेसिटीज हैं, अलग अलग सिचुएशन है, सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स में एक बहुत ही ट्रिकी चीज है जो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी। अब हमें करना क्या है, अगर हम पहली प्रॉब्लम को देखें तो ए की कैपेसिटी 21 है, बी की 127 है, सी की 3 है कैपेसिटी, लीटर मिलीलीटर कुछ भी मान लीजिए। अभी यहाँ पे उसको फिक्स नहीं किया गया क्योंकि एक्चुअली में तो हम नहीं करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, ए बी और सी की हेल्प से हमें 100 यूनिट
यूनिट बोल देते हैं, बेटर रहेगा। 100 यूनिट हमें जो है चीजों को ट्रांसफर करना है, या जार की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें, वाटर है, लिक्विड है, कुछ भी है, वो ए में 21 लीटर होल्ड कर सकता है, बी में 127 और सी में 3। तो हमारा जो गोल है 100 यूनिट को मेजर करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यूज हमें तीनों का करना है और पोरिंग करनी है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर करके हेल्प से हमें करना है। ऐसा लुचिन ने अपने एक्सपेरिमेंट में करा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने एक डिफिकल्ट सिचुएशन को रखा। हो सकता है आपकी और भी ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज फास्ट हो, आपको ये भी डिफिकल्ट ना लगे, लेकिन फिलहाल लुचिन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट बनाया है उसमें एक शुरुआती प्रॉब्लम को डिफिकल्ट रखा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें ट्रिकी चीज है वो मैं बता देती हूँ। वो ये है कि उन्होंने शुरुआत में डिफिकल्ट प्रॉब्लम रखा जिनके सोल्यूशन का मेथड सेम था, मतलब जो ट्रिक हम ए में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, सॉरी, वही प्रॉब्लम 2 में, वही 3 तक हम नॉर्मल करेंगे। लेकिन नीचे जाते जाते उन्होंने प्रॉब्लम को सिंपलर कर दिया और नोटिस किया कि जो पैटर्न लोगों ने प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करने के लिए बनाया था, जब उन्होंने देखा कि वो 2 में भी सॉल्व हो रही है, 3 में भी हो रही है, ऐसा उन्होंने इंटेंशनली करा। अब लोगों ने क्या किया, जो इसको सॉल्व कर रहे थे, मैक्सिमम केसेस ये निकले कि वो उसी, कहते हैं ना, एक ढर्रे पे चलना, अगर आपने कभी नॉर्मल वैसी लैंग्वेज में सुना हो कि एक ही पैटर्न पे चलना, तो वो उसी पैटर्न पे चलते रहे और उन्होंने सिंपलर आइडिया होने के बाद, सिंपलर सोल्यूशन होने के बाद भी वैसा नहीं किया। तो मैं आपको 1 और 6 में दिखाऊंगी कि ऐसा क्या क्या डिफरेंस आया। सबसे पहले हम, अगर हमें गोल है हमारा 100 यूनिट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी में 127 यूनिट का ले सकते हैं। बी की हेल्प से हमने 127 यूनिट ले लिया और ए की हेल्प से उस 127 में से ए उतना माइनस कर दिया। एक कंटेनर में अगर आपने बी की हेल्प से 127 लीटर, मिलीलीटर, यूनिट जो भी है, आपने लिक्विड डाला, अब आपने ए की हेल्प से 21 उसमें से माइनस कर दिया, तो कितना बचा है यहाँ पे, हमारे पास बचा 6। अब अगर हम सी की हेल्प से 2 बार माइनस करें, तो जो बचेगा फाइनल रिजल्ट वो 100 यूनिट हो जाएगा। ऐसे तो करते हैं अब इस तरीके की प्रॉब्लम को, यही होगा इसमें। ऐसा हमने किया। अब यही वाला रूल जो है वो सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम तक फॉलो होता रहेगा। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 6 पर। तो ऐसा उन्होंने करा। अब क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ और प्लस आप बहुत स्मार्ट हैं, आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन सोच सकते हैं, तो भले ही आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आपको ये लगेगा कि मैम ऐसा क्यों कह रही हैं, कि जो काम हम यहाँ पे अगर पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम 6 में क्या करना है, ए 23 होल्ड कर सकता है, बी 49 और सी 3, हमें चाहिए 23। तो अभी आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि ये 23 और 3 मिलाकर ही 23 लेकर और उसमें से 3 माइनस करके 20 आसानी से हो सकता है, तो आपकी नजर इस पे नहीं जाएगी। और जनरल सी बात है, ऐसा बहुत से लोग सोचेंगे, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब इस तरीके की चीजें लगातार होती गई, वो तो हमने तो पहला और आखिरी एग्जाम्पल ले लिया, इसलिए हम इस तरीके का दिमाग चला रहे हैं। प्लस दूसरी बात, मैंने भी आपको ये बात बता दी है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही होगा, इसकी जरूरत ही क्या है। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दी थी, तब लोगों ने ऐसा भी किया था कि 49 का भी, बी जार का भी यूज कर लिया था जिसकी जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से क्या बात वेरीफाई हुई। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखिए, अब ये जो यहाँ पे नेक्स्ट 2 पैराग्राफ में लिखा है ना, वो यही लिखा है कि एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मान लीजिए डिजायर्ड क्वांटिटी 5 कप थी, तो जार ए 10 कप ले सकता था, उसमें से 4 कप निकाला और 1 कप निकाला, है ना। एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में दे दिया इन्होंने, तो इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये वाला जो पहली लाइन नजर आ रही है आपको, प्रॉब्लम सॉल्वर्स अडॉप्ट अ सेट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट 2 और 3 दे ऑटोमेटिकली ट्राई द सोल्यूशन। जो पहला वाला बना था कि बी में से हम बी हमने लिया था, आपको ध्यान होगा, उसमें से ए माइनस करा था, मतलब हमने बी लिया था 127 और उसमें से 21 माइनस करा था और सी को 2 बार माइनस करा था। तो वही लाइन इन्होंने लिखी है कि बी लिया, उसमें से ए माइनस करा, उसमें से 2c माइनस करा, 2 बार सी लेके माइनस किया, और ऑल्टरनेटिव हमने नहीं सोचा कि कुछ हो भी सकता था और हमने ऐसा कर लिया। फिर इस तरीके से हम करते गए, लेकिन लास्ट में हम 6 में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट ए में से सी माइनस कर देते। ये किया भी था, मैंने बताया था, 23 में से 3 माइनस कर देते तो 23 हमारे पास आ जाता। बिकॉज ऑफ आइंस्टीलिंग, पीपल टिपिकली ओवरलुक द ऑब्वियस इजी सोल्यूशन। यही आइंस्टीलिंग इफेक्ट है कि लोग कई बार ऑब्वियसली इजी जो सोल्यूशंस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के केस में मैंने आपको बताया था वो फियर की वजह से भी करते हैं, वो मार्क्स की वजह से भी करते हैं, और ये कुछ रीजंस हो सकते हैं उनके साथ में, पर अदरवाइज लाइफ में लोग इस तरीके का करते हैं। Wenger saw that Einstilling effects are one type of mindlessness that characterizes human behavior, particularly in our dealing with other people. हम कई बार लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं कि जैसे हमने किसी के बारे में अगर कोई माइंडसेट बना लिया, तो कुछ और हम नहीं सोच पाते, वैसा ही सोचने लग जाते हैं, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को वहां फिक्स कर देते हैं।
तो ये प्रॉब्लम के केस में होता है। इसी वजह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में या दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में हम सोल्यूशन पर इतना ज्यादा फिक्स्ड होते हैं कि हम कुछ और सोचना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो ये इफेक्ट था। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग भी था। अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम? पहले प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। डेवलप अ रिलेटिवली क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं इसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन को बनाने में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्रिएट करने में। और इसके अलावा इमीडिएट प्रॉब्लम पर को जरूर ध्यान से देखें कि इसका ब्रॉडर मिशन क्या है, और प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करें। फिर गोल्स की बात करें कि हम इसके गोल, हमारा क्या डिजायर्ड आउटकम है उस प्रॉब्लम से, हम कहाँ तक उसे लेके जाना चाहते हैं, वो हमें समझना चाहिए। और प्रॉब्लम को जब हम ग्रुप में सॉल्व करते हैं तो वी हैव लेस पर्सनल स्टेक इन एनी प्रीकंसीव्ड सोल्यूशन। जब ग्रुप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इंडिविजुअल इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, ग्रुप इफेक्ट्स हो जाते हैं। मतलब सब लोग सोच के चलते हैं तो हम एक दूसरे के हिसाब से चल पाते हैं। खैर ये तो एक जनरल पॉइंट था, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। अब हम कॉन्स्टेंट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। The problem solver must adequately anticipate many of the constants likely to arise during problem solving. We must grow a greater tendency to plan in advance for how to address anticipated constant. क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उसके बारे में अगर हम सोचें तो हम ऐसा कर सकते हैं। They must respond more adaptively and flexibility to constant that arise unexpectedly. Unexpected होने वाले constant के लिए हम अगर mentally ready रहेंगे तो हम बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो जैसा हम सोच के चलते हैं एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी वैसा रास्ता नहीं चलता। चीजें सिचुएशन में बदलती हैं और हमें उनके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे आगे आ गई तो हम क्या करेंगे। Typical process in solving a problem: think through their solution processes in considerable detail, develop an explicit plan for solving the problem which often includes many steps, comprehensive amount of relevant information को लीजिए reliable source से। कहने का मतलब यहाँ पे सारा यही है कि जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टिपिकली क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कि किसी भी सिचुएशन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, कुछ बैकअप प्लान्स रहे, ऐसे रिसोर्सेज रहे जिनकी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हमें जरूरत पड़ सकती है अगर कोई सिचुएशन बदलती है तो। ओके, यही सब हमें पढ़ना है। अब आते हैं इम्पेडिमेंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपके यूनिट का नाम भी है। तो इसको पहले पढ़ते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ईच ऑफ अस इज बेटर एट द स्किल्स रिक्वायर्ड एट सम स्टेजेस देन अदर। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स उसमें ऐसे होते हैं जिन पे हमारा बहुत, कहते हैं ना कि अपर हैंड होता है, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि तो हम कर ही लेंगे। अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन एन ऑब्स्टिकल प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम रीचिंग एन ऑब्जेक्टिव। कब होती है प्रॉब्लम अराइज? तब होती है जब कोई भी ऑब्स्टेकल जो होता है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिचुएशन को, प्रोसेस को स्मूथली नहीं चलने देता। तो टू अचीव इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली रिक्वायर्स अ कंट्रोल्ड मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें जरूरत होती है एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की भी। अब सम ऑफ द रीजन की यहाँ पे लिस्ट है कि लोग क्यों जो होते हैं, दे व्हाई पीपल फेल टू फाइंड इफेक्टिव सोल्यूशन। नॉट बीइंग मेथोडिकल, मतलब मेथड्स के हिसाब से नहीं चलते, कुछ भी स्टार्ट कर लिया, कुछ भी सोच लिया, प्रॉपर तरीके से नहीं चलते, उसको बोलते हैं हम कि कोई पर्सन जब मेथोडिकल नहीं होता है। कमिटमेंट नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और बीच में से मन नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया, या हम प्रेशर में आ गए सिचुएशन के, तो इस ऐसा भी लोग होता है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। मिस इंटरप्रेटिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को मिस इंटरप्रेट कर लेना, प्रॉब्लम कुछ और है पर हम कुछ और समझ रहे हैं, ये भी एक कमी होती है। लैक ऑफ नॉलेज, टेक्निक से प्रोसेसेस की नॉलेज में कमी होना, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर कोई टेक्निक जानते भी हैं तो उसको इफेक्टिवली यूज करना नहीं आता है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई इनअप्रोप्रिएट मेथड यूज कर लिया, या फिर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, इनसफिशिएंट, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनेबिलिटी टू कंबाइन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, फेलियर टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें जो होती हैं ऐसी, इनकी वजह से लोग जो होते हैं इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब आते हैं प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्पेडिमेंट देयर ऑफ। अब हम इनकी बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आज का वीडियो का लास्ट है, पर लास्ट के संग ये काफी बड़ा है, अभी लास्ट में मैं समझिए कि बहुत जल्दी वीडियो ओवर हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या है। लेट अस फर्स्ट कंसीडर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो हमने समझ लिया कि लोग कहाँ कहाँ पे फेल होते हैं, तो अगर उन चीजों पे वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्टिव हो सकती है। लेकिन हर चीज की अपनी एक लिमिट है। अगर किसी पर्सन के अंदर वो स्किल्स ही नहीं है तो वो जबरदस्ती स्किल्स भी डेवलप नहीं कर पाएगा इतने शॉर्ट टाइम में। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है जिनको हम पढ़ेंगे, कि प्रॉब्लम को क्लियरली डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम,
किसी भी प्रॉब्लम में कुछ चीजें बहुत नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अब जो सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई होप ना हो, कोई पॉसिबिलिटी ना हो, पर हमें वो देखना है, समझना है, सोचना है कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। A clear delineation of the ownership of the problem, whose problem is it, mine, yours or other guys, my boss, my spouse, my child, my parents, किसकी प्रॉब्लम है वो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ एक्सटेंसिव प्रॉब्लम इट इज, कितने समय से प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम का क्या अफेक्ट हो सकता है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज की भी बात करेंगे कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, सारी चीजों को डिस्क्राइब करना। ब्रेन स्टॉर्म सोल्यूशन के बारे में भी हम सोचते हैं और उसके हर ऑल्टरनेटिव की भी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग ईच सोल्यूशन टू फाइनलाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनको रैंकिंग करना कि क्या बेस्ट सूटेबल है, अगर ये नहीं हो पाया तो सेकंड बेस्ट सूटेबल क्या होगा, ये सब सोचना। It is always ideal to brainstorm the problem and to do this one should follow the rules given below. सबसे पहले हम सारे आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे, सारे आइडियाज को नोट डाउन करेंगे कहीं ना कहीं पर। डीम नो आइडिया टू वाइल्ड टू बी कंसीडर्ड, कोई भी ऐसा आइडिया जो हमें लगता है कि वेग हो सकता है लेकिन हमें उसे नोट करना है अपने पास में। क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, एवरी आइडिया दैट कम्स टू माइंड शुड बी इंक्लूडेड। गेटिंग टुगेदर विद अदर्स टू ब्रेनस्टॉर्म इज डिजायरेबल, जरूरी नहीं है कि हम बेस्ट पर्सन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, कोई और भी हमारी हेल्प कर सकता है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। Criticism or negative evaluation regarding any idea is forbidden until brainstorming is completed. कोई भी criticism या कोई negative evaluation है किसी भी idea के बारे में तो उसको हम ignore नहीं करेंगे, उसको भी brainstorming में include करते हुए फिर final result पे पहुंचेंगे। अब कुछ question है one should ask of oneself in order to achieve effective problem solving. Am I procrastinating? क्या मैं प्रॉब्लम को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम को डिनाई कर रहा हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। एम आई शटिंग डाउन और ब्लॉकिंग माई क्रिएटिविटी ऑन दिस प्रॉब्लम, क्या मैं इसको क्विकली करना चाह रहा हूँ और मैं नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर और भी क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। एम आई इग्नोरिंग इट होपिंग इट विल गो अवे, ये सोच के कि अपने आप ही हो जाएगा, छोड़ो हम नहीं करते हैं। एम आई यूजिंग मैजिकल और फैंटेसी थिंकिंग इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, या फिर मैं बहुत कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ मैजिकल ही हो जाएगा मेरे साथ में तो मुझे क्या जरूरत है करने की। ये सारे क्वेश्चन एक पर्सन को खुद से कब पूछने हैं, जब वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेगा। आपने एक चीज नोटिस की, जो प्रीवियस टॉपिक अभी हमने पढ़ा उसमें हमने यही बात की थी कि वो क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाती है, तो उसमें हमारे पर्सनल ट्रेट्स भी हो सकते हैं, उसमें सिचुएशन के यानी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, तो हम सबकी तरफ सोच रहे हैं। अब इम्पेडिमेंट्स टू प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्पेडिमेंट्स टू प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। यस बट एटीट्यूड, मैं यस तो कह रहा हूँ लेकिन बट भी लगा रहा हूँ, मतलब किसी काम को हम कर तो रहे हैं बट मतलब कुछ ना कुछ हम उस सिचुएशन में ऐसे कहते हैं ना कि ओके आई विल डू दिस बट, तो ये क्या चीज दिखाता है कि हम सब कर तो रहे हैं, हाँ तो है हमारी, लेकिन एक टाइप ऑफ एटीट्यूड हम डेवलप कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिफेंसिवनेस क्लोज टू न्यू आइडियाज, कभी कभी कोई नई आइडिया ऐसा भी होता है जिसको हमारा माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिफेंसिवनेस, हम उस एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड एज बीइंग कॉम्पिटेंट, किसी पर्सन को ये भी लग सकता है कि मुझे तो कॉम्पिटिशन में आना ही नहीं है, जो जिस रेस में दौड़ रहा है दौड़े, मैं दूर से ही सही हूँ, ऐसा भी जो व्यक्ति सोचता है वो भी एक प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक प्रॉब्लम अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा होता है। फियर ऑफ वंस आइडियाज बीइंग अनएक्सेप्टेड, उसको ये भी लग सकता है कि मेरे जो आइडियाज हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। इनेबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ना हो पाने की जो प्रॉब्लम है वो भी पर्सन की हो सकती है। गलत हो जाने की प्रॉब्लम भी वो फील कर सकता है। कुछ क्रिएटिव इमेजिनेटिव ऑफ द वॉल क्रिएट करने की इनेबिलिटी हो सकती है। इनफ्लेक्सिबल हो और या फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है, सीरियस टू हैव फन व्हाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉट टर्निंग इनटू वंस इनर चाइल्ड, अपने अंदर से जो है पूरी तरीके से चीजों को नहीं निकाल पा रहा है। बीइंग सो क्रॉनिकली इमर्स्ड और इमोशनली स्टक इन प्रॉब्लम दैट नो फीलिंग और इमोशन कैन बी एलिसिटेड, कई बार ऐसा भी होता है पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक होता है किसी सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स के साथ में, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। बिलीविंग दैट वंस इमोशन एंड फीलिंग्स अबाउट अ प्रॉब्लम आर रॉन्ग, उसको ये लग सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अंडर कॉन्फिडेंट होना बेसिकली। रिजेंटमेंट अबाउट हैविंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ब्लेमिंग अदर्स फॉर कॉजिंग द प्रॉब्लम, कई बार लोग किसी प्रॉब्लम को में कुछ नया इनिशिएटिव लेते भी हैं लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। नो डिजायर टू ओन अप द प्रॉब्लम योरसेल्फ, अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेने की प्रॉब्लम।
ये आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रही हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि किस सिचुएशन में वो कैसे हैंडल कर पाएगा। बिलीविंग दैट प्रॉब्लम्स आर द कंसर्न्स ऑफ अदर, व्हाई वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू सॉल्विंग देम। मेंटल और फिजिकल फटीग की वजह से भी हो सकता है, बर्नआउट की वजह से हो सकता है, गेटिंग सो एंग्री अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाना कि प्रॉब्लम क्यों है, मुझे सॉल्व नहीं करनी है। तो ऐसा अगर एटीट्यूड होता है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और किसी प्रॉब्लम में स्टक होने पर सेल्फ पिटी की हैबिट को डेवलप कर लेना, गेटिंग सो डाउन और डिप्रेस्ड अबाउट द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना कर पाना, प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस पे डिनाई कर देना, बार्गेनिंग और डीलिंग करना प्रॉब्लम के साथ में, यानी कि जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसको पूरी तरीके से डिनाई करने की कोशिश करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यस, हमने इस वाला पार्ट कवर कर लिया है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं टीम और स्मॉल ग्रुप में। ओके, सिंपल टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये वीडियो में हमने आज करे हैं 3-4 टॉपिक कवर। नेक्स्ट वीडियो 41th वीडियो जो होगा वो उसका सेकंड लास्ट होगा और 42 वीडियो के साथ में हम इस पोर्शन को, मतलब आपके फर्स्ट पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी 2 वीडियोस का और इंतजार है आपको, वो भी आपको इसी सीरीज में आगे मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।